वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने जो कार है वो अपग्रेड की है और क्यों की है, क्या रीज़न थे, क्या गलतियाँ मैंने पिछली कार बाई करते वक्त की थी जो आपने नहीं करनी है, वो सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं कि कौन सी जो चीज़ें हैं आपको कार लेने से पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले डिसाइड करिए कि सच में आपको कार की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई सिटी में रहते हैं जैसे कि वैंकूवर है या टोरंटो है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले हैं, स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड करिए कि आप कार ना लें, क्योंकि कार के साथ बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाते हैं अगर आप अकेले हैं। और अगर आपकी सिटी में बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो आपको ज़रूरत शायद नहीं होगी, बट फिर भी पर्सनली अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन है आपके लिए। फिर दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, उसको चेक करते रहते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कार लेते हुए किसी भी तरीके की जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस देखो, उसमें से डिसाइड करो। ये मत रश करो कि अगर यार ये नहीं ली तो ये चली जाएगी, क्योंकि हर एक जगह अगर आप डीलर्स के पास जाते हैं या किसी प्राइवेट ओनर के पास जाते हैं वो उस तरीके का बिहेव करते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने दो कार बाई की है और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो रखे। बहुत सारी कार्स मैंने देखी हुई हैं, क्योंकि मैं रश तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। मैंने दूसरी गलतियाँ की थी, वो मैं आपको बताऊंगी अभी मैंने क्या की थी। तो वो रश तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम लीजिए, उनको कहिए कि हम सोच के बताएंगे, उसके बारे में सोचिए और अच्छे से देखिए वो सब चीज़ें। आप बिल्कुल जल्दी में मत करिए कि भाई अभी गए और वहाँ पे ऑन द स्पॉट पैसे दे दिए या फिर डिसाइड कर दिया। ये गलतियाँ मत करिए। हर लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे यहाँ पे कि इसको मुझे इतनी इंक्वायरियाँ आ रही हैं, ये कार तो बहुत ज़्यादा हॉट पॉपुलर है, ये बिकू हो रही है। ओके, एनीवे, ये थोड़ा सा फनी था। ये कार के लिए बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, ये सब आपको बोलेंगे, लेकिन आपको वो सब को चीज़ को इग्नोर करके ठंडे दिमाग से सोच के और फिर डिसाइड करना है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कोई भी एक बजट सपोज डिसाइड करते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि आप सोचते हैं कि आपको कार 8,000 तक की लेनी है, तो 8,000 में से आपकी जो कार की वैल्यू है वो 7,500 तक ही आप कंसिडर करिए, क्योंकि बाकी के जो $500 हैं वो आपको दूसरे कामों के लिए चाहिए होंगे। जैसे कि आप वो जो कार ले रहे हैं फिर आपको उसको रजिस्टर कराना होगा अपने नाम पे, उसके पैसे होते हैं। फिर उसके बाद आपको जो फर्स्ट इंश्योरेंस, अगर आपका इंश्योरेंस चालू है तो बात ठीक है, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं चालू है तो आपको इंश्योरेंस के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। तो आपका जो भी बजट है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट आप अपने पास रखिए और उसके बाकी की अमाउंट के लिए आप डिसाइड करिए कि आपको कितने में जाना है, कौन सी कार चाहिए। और जो आपका बजट है उस पर थोड़ा सा स्टिक रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे $100, $200, $500 में भी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है पूरे महीने का बजट। और अगर आप पुराने हैं तो ठीक है, आपके पास थोड़ा सा सेविंग्स होगा, लेकिन नए के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये सब चीज़ों का आप बजट पे स्टिक रह के डेफिनेटली ध्यान रखना। और दूसरा कि अगर आप फाइनेंसिंग पे जा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट लोअर से लोअर करवाने की कोशिश करना। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, ये मैंने अभी सुना है यहाँ पे कि जो भी नए स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं या न्यू कमर्स, उनको 11% पे ये लोग इंश्योरेंस दे रहे हैं, मतलब 11% पे ये लोग इसका गाड़ी का लोन दे रहे हैं। दैट इज़ टू मच। आप ऐसे मत करिए, ये गलतियाँ मत करो। आप इंश्योरेंस कम से कम रख के गाड़ी बाय करने की कोशिश करो। और मेरी जो रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप नए आ रहे हैं, नए सेट हो रहे हैं यहाँ पर, तो गाड़ी कैश में ही बाय करिए, क्योंकि एवरी मंथ उसका बर्डन आप नहीं उठा पाएंगे। मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप वैसा करें, बट फिर भी आपकी चॉइस है, क्योंकि जो आप देखते हैं चकाचौंध सोशल मीडिया पे आके गाड़ियाँ ले ली और फिर उसका किस्त नहीं भर पाते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होती है, और क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होती है उसके बाद वो आपको
फ्यूचर में पूरी लाइफ टाइम वो आपके उसमें रहेगा कि आपको ये दिक्कत हुई। उससे अच्छा बेटर है कि गाड़ी थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लो, एवरी मंथ कुछ 500 600 या 1000 का बजट बना के उतने पैसे इकट्ठे कर लो, फिर उसके बाद 7-8 महीने बाद गाड़ी ले लो। ऐसे करके आप कर सकते हैं। या तो फिर आपकी कोई लोकेशन ऐसी है, जैसे कि मेरे केस में ऐसा था, मैं एडमिंटन में रहती हूँ, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा एक्सेलेंट नहीं है, अच्छा है लेकिन एक्सेलेंट नहीं है। और दूसरे यहाँ पे विंटर्स बहुत ज़्यादा हार्श है। और तीसरी बात कि जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, मेरी जो जॉब लोकेशन है, वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल है, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इसीलिए मुझे इसको बाय करना पड़ गया। अदरवाइज मैं भी थोड़ा वेट करती, अगर मैं किसी ऐसी सिटी में होती जहाँ पे चलता तो मैं डेफिनेटली वेट करती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी चॉइस अलग हो सकती है। 4th नंबर का पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो है कि आप सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपको गाड़ी डीलरशिप से लेनी है या प्राइवेट ओनर से। ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप दोनों तरीके से, दोनों में देखते रहिए, क्योंकि आपको जब गाड़ी लेना शुरू करेंगे तो उसके बाद मार्केट प्लेस पे देखिए, यहाँ पे केजीजी करके ऑप्शन होता है जिसमें आपको अलग अलग तरीके की पुरानी चीज़ें, यूज्ड चीज़ें आपको देखने मिलती है, उसमें भी आप कार देख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट ओनर के पास जाते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना जो मैकेनिक है उसको साथ में लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने गलती की थी वो अब इस पॉइंट में बता रही हूँ आपको कि मैंने गलती ये की थी कि मैं प्राइवेट मैकेनिक को नहीं लेके गई थी। मैंने ऐसा देखा और फिर उसके बाद मुझे गाड़ी अच्छी लगी, मैंने थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लिया, मैंने गाड़ी चलाई, अच्छी लगी मुझे। पर 2 या 3 दिन के बाद उसके डैश पे एक लाइट पॉपअप होने लग गई, जिसका साइन जो आ रहा था वो इंजन का था। और मैंने फिर जाके उसको दिखाया वहाँ पे, और ये सब कुछ हुआ विदिन अ वीक और 2 वीक गाड़ी लेने के। तो उसके बाद जब मैंने उसको दिखाया तो उसमें ये आ रहा था। गाड़ी वैसे बहुत अच्छी थी, जो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, मैं यहाँ पे दिखा दूँगी, आपको चेक करना है तो देखना। वो गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो इंजन का उसमें वो साइन आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे कभी ट्रबल तो नहीं दिया, पर एक दिल में वो था कि कभी भी कहीं रास्ते में बंद हो गई तो मैं क्या करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जब मैंने मैकेनिक को दिखाया तो मैकेनिक ने कहा इसके ट्रांसमिशन में कोई इशू है, और ट्रांसमिशन का जो खर्चा था वो उतना खर्चा था जितने की मैंने गाड़ी ली थी, तो वो खर्चा उतना ज़्यादा था। और मैकेनिक ने कहा जब तक चल रही है तब तक चलाओ, और उसके बाद आपको उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, ये रिपेयर नहीं हो पाएगी, या करना है तो फिर जितना खर्चा होगा वो वर्थ नहीं है इस गाड़ी के लिए। तो यही सोचकर फिर मैंने थोड़ा चलाया उसको 6-8 महीने, लेकिन फिर बाद में मेरा दिल नहीं मान रहा था, वो हमेशा वो लाइट वहाँ पे पॉपअप ही रहती थी। फिर मुझे उसको सेल कर देनी पड़ी, मैंने उसको सेल कर दी और दूसरी गाड़ी ली, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई यहाँ पे, उसका जीप कॉम्पास है वो, और नॉर्थ मॉडल आता है, वो है 4 व्हील ड्राइव है। और अगर आप यहाँ पे गाड़ी ले ही रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिकली एल्बर्टा पे गाड़ी ले रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप 4 व्हील ड्राइव लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप नए ड्राइवर हैं, आपको यहाँ पे चलाने की आदत नहीं होती है, स्नो में गाड़ियाँ बहुत फंसती हैं, ब्लैक आइस में बहुत फंसती हैं, आपका कंट्रोल नहीं रहता गाड़ी पे, तो उस सब चीज़ों में वो 4 व्हील ड्राइव से काफ़ी हेल्प होती है। मैं भी चला रही हूँ इसलिए मुझे पता है कि उससे काफ़ी, सच में काफ़ी हेल्प होती है, कि आपको लिटरली फील होगा कि जब गाड़ी स्नो में अपने आप यूं चलने लगती है ब्लैक आइस पे, तब जैसे आप 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वो काफ़ी स्टेबल हो जाती है, 50-60% तक तो हो ही जाती है, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। और अगर आप गाड़ी डीलरशिप से ले रहे हैं तो भी आप ये मेक श्योर करिए कि वो कितनी वारंटी दे रहा है, कितने टाइम के लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा, और वहाँ पे भी आप गाड़ी मैकेनिक को दिखा दीजिए, या तो आप कैनेडियन टायर यहाँ पे बहुत पॉपुलर है उसमें दिखा दीजिए। अगर वो लोग देखते हो कैनेडियन टायर यहाँ पे इस तरीके का है कि उधर आप कोई भी पुरानी गाड़ी लेके जाओगे तो आपको A to Z जो भी सब कुछ इसमें रिपेयरेबल है या जो भी सब कुछ है सब कुछ बता देंगे। उस हिसाब से आप उसको प्राइस को कंपेयर कर लो, और क्या चीज़ ड्राइवेबल है और क्या चीज़ बिल्कुल आपको इमीडिएटली करानी पड़ेगी, वो सब चीज़ें आप डिस्कस करके प्राइस नेगोशिएशन करवा सकते हैं, या तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने उस ऑप्शन के साथ जाना है कि नहीं जाना है। हाँ, नो डाउट आपका खर्चा होगा 150 या $100-150 के बीच में, बट वो वर्थ है, क्योंकि मेरे जैसा ना हो जो मेरे साथ पिछली बार ही हुआ था। मुझे तो अवेयरनेस नहीं थी, मैंने इस तरीके से वीडियो कोई देखे नहीं थे, और आई होप कि आप लोग देखें तो आपको पता लगेगा। $100-150 के लिए
लेकिन आपका आगे फ्यूचर में 5-6 हज़ार का खर्चा बच जाएगा। तो बेटर है आप ये ज़रूर करिए, आप उसको लेके जाके दिखाइए, या तो आप डीलर से डेफिनेटली बात करिए कि अगर इसमें फ्यूचर में कोई इश्यू आई तो कितने टाइम तक आप उसकी सर्विस प्रोवाइड करोगे और क्या क्या गारंटी है, वो सब कुछ आप प्रॉपरली उनसे कंसल्ट करके और फिर ही आगे बढ़ें। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ जो मैंने लिखी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर आप देखना, और जिससे आप अगर किसी प्राइवेट ओनर से ले रहे हैं तो उससे भी बोलिएगा कि अगर एक आध वीक के अंदर कोई होता है तो आई विल लेट यू नो, ऐसा करके पहले से उनसे पूछ लीजिएगा। अगर गाड़ी की कंडीशन सच में बहुत अच्छी है तो वो डेफिनेटली मना नहीं करेंगे, पर अगर नहीं अच्छी है तो वो पहले से ही बोलने लगेंगे नहीं नहीं मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकर जाओ ये वो करके। बट डैशबोर्ड पे कोई लाइट नहीं ऑन होनी चाहिए। अगर कोई सेंसर का भी इश्यू है तो भी मैकेनिक को दिखा दीजिए। कई बार यहाँ पे डैशबोर्ड पे लाइट होती है, वो ऐसा कहेंगे सेंसर का इश्यू होगा, तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा ये वो सब कुछ, लेकिन आप फिर भी दिखा के ही लीजिएगा, बिना दिखाए गाड़ी मत लीजिएगा, ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। और अब नेक्स्ट जो मैं आपको ख्याल रखने को बोल रही हूँ बात, वो है अकॉर्डिंग टू किलोमीटर्स गाड़ी के पैसे पे करना। यहाँ पे ऐसा है कि कनाडा में गाड़ी जो है कार्स मोस्टली 4-5 लाख तक बहुत अच्छी चलती है, कोई इश्यू नहीं आता है अगर अच्छे से मेंटेन है तो आप अगर 2 लाख 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ भी ले रहे हो तो दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छी चलती है। कभी जैसे नए हो आपको पुरानी लेनी है, थोड़ा चली हुई लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी अकॉर्डिंगली पे करना। जैसे कि अगर 2.5-3 लाख से ऊपर पे गाड़ी चली हुई है तो उसके पैसे थोड़े से कम होंगे, आप उसको अच्छे से पे करना, किसी मैकेनिक को कंसल्ट करके उससे बात करके उसके हिसाब से ही चेक करना। और मार्केट प्लेस और केजीजी पे यहाँ पे जब भी गाड़ी बहुत ज़्यादा कम रेट में मिलेगी 2,000, 2,500, 3,000, तो उसमें नीचे आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ना कि कोई एक्सीडेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगला पॉइंट इसी के रिलेटेड है कि कोई भी उस कार की कारफैक्स रिपोर्ट पक्का निकलवाना, क्योंकि अगर कोई मेजर या माइनर एक्सीडेंट्स हो रखे हैं और इंजन कभी खुला है गाड़ी का तो ये सब कुछ आपको उसमें प्रॉपर पता लग जाएगा, जो कि यहाँ पे जनरली तो लोग बता देते हैं पर शायद कोई ना बताए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको रीबिल्ड वाली गाड़ियाँ भी होती हैं जो ये लोग सस्ते में देने लगते हैं और फिर उसमें शायद लिखा भी नहीं होता है कभी कभी, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप उस ऑप्शन के साथ रीबिल्ड वाले में ऑप्शन में जाएंगे नहीं जाएंगे ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी काफ़ी ज़रूरी है, ये बात भी आप बिल्कुल ख्याल रखना। और जो कारफैक्स रिपोर्ट है उसके जो चार्जेस होते हैं वो $65, $68 मैंने भी करवाया था अपना, तो मुझे आइडिया है, और उसमें कितनी बार गाड़ी की सर्विस हुई है, कितना ऑयल चेंज हुआ है, ये सब कुछ उसमें रिपोर्ट आ जाता है। तो वो काफ़ी अच्छा रिपोर्ट होता है, आपको करवाना ही मोस्ट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, आप करवाया सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, मैकेनिक को दिखा दिया, आपने कारफैक्स रिपोर्ट ले लिया, सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद आपको एक लास्ट चेक जो करना है वो है गाड़ी का लीन एंड लोन चेक करना है। अच्छा, मैंने ये वाली जो भी नई गाड़ी ली उसमें मेरे साथ ये इशू हुआ था, आई विल शेयर विथ यू गाइज। तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो गाड़ी है किसी कपल की थी और उन कपल का वो लोग सेपरेट हो चुके थे, गाड़ी इन दोनों ने साथ में मिल के ली थी, उसका जो EMI है वगैरह सब लोग दोनों आधा आधा भर रहे थे, लेकिन सेपरेशन की वजह से इस गाड़ी के अगेंस्ट केस चल रहा था। गाड़ी भी इसमें इन्वॉल्व थी कि इसका प्रॉपर मालिक कौन है, किसने क्या किया है, डाउन पेमेंट भरा है, वो सब कुछ था, जो कि मैंने गाड़ी को सब तरीके से चेक करके मुझे परफेक्ट लगी। मैं एंड मोमेंट पे मेरे दिमाग में आया कि मुझे लीन एंड लोन रिपोर्ट चेक कराना है, मुझे किसी ने रिकमेंड किया, मेरे किसी जानने वाले ने, और बहुत अच्छा किया उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। मैं आज तक उनके लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बताया। और फिर मैं जाके जैसे रजिस्ट्री में चेक करवाने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये गाड़ी आगे आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो ये बात मैंने जाके मेरे जो गाड़ी जो मुझे बेच रहा था उसको मैंने बताया कि ये गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती, इस पर कोई ये लीन एंड लोन का चक्कर है कुछ, और ये लीगली गाड़ी में केसेस वगैरह कुछ चल रहा है इसका। तो मैं भी काफ़ी डर गई थी उस वक्त, तो मम्मा भी यहाँ पे थी, हम सब लोग डर गए कि हमने तो ऑलरेडी 500 एडवांस दे दिया था सब कुछ, अब क्या होगा क्या नहीं। लेकिन वो ओनर काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने उसको क्लियर किया। उनका जो उन्हें भी नहीं पता थी कि ये हुई, क्योंकि उन्होंने जब लिया तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, बाद में शायद हुआ होगा या वॉटेवर। फिर उसके बाद उसको क्लियर किया और उसमें जो भी इश्यूज थे उसको रिजॉल्व किया, और उसके बाद मैंने ये गाड़ी बाई की।
तो अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है, फिंगर्स क्रॉस, कोई इशू नहीं है। गाड़ी भी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है और सब कुछ अच्छा है इसमें, सब कुछ मतलब सब कुछ अच्छा है। गाड़ी के टायर्स वायर्स आप सब कुछ चेक करना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन हाँ, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो मेक श्योर आप इतना ख्याल ये सब चीज़ों का बिल्कुल 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 रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके ध्यान में कोई आपके दोस्त है जो कि गाड़ी ले रहे हैं या ढूंढ रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।